हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि इस चैनल पर हम मुख्य परीक्षा 2024 के लिए जो है पेपर थर्ड पार्ट बी के जो नए टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग जो है वो टॉपिक जो है पहले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इथेनोबायोलॉजी और उसके अनुप्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा का सीधा 10 मार्कर में इसका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आइए इस टॉपिक को हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको तैयार कर सकते हैं देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इथेनोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इथेनोबायोलॉजी क्या होता है, क्योंकि ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि इथेनोबायोलॉजी आखिर है क्या। तो इथेनोबायोलॉजी एक अंतविषयक क्षेत्र है जो मानव संस्कृतियों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो इथेनोबायोलॉजी क्या है, तो ये एक अंतविषयक क्षेत्र है जो मानव की जो भी संस्कृतियाँ है और जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उनके बीच जो संबंध होता है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। और इसका जो अन्य नाम है उसके लोक जीव विज्ञान या लोक जीव विज्ञान के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जीव विज्ञान, नृवंश विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, अन्य क्षेत्र के ज्ञान को मिलाकर विभिन्न प्रकार के विषयों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो ये अगर 2 मार्क में पूछा जाता है तो केवल आपको इतना ही लिखना है बस, जो यहाँ पे ये जो 2 लाइन में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन और इसका अन्य नाम। इसके अलावा अगर आपके इसके बारे में कोई एक अधिक फैक्ट अगर हो आपके पास तो आप लिख सकते हैं। इसके आगे देखेंगे इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। तो इथेनोबायोलॉजी के जो अनुप्रयोग है वे विभिन्न क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में, तो देखिए इथेनोबायोलॉजी के अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण फसलों का ज्ञान और जानकारी मिली। तो इथेनोबायोलॉजी से क्या हुआ, कुछ विभिन्न प्रकार की फसलें वगैरह उनकी जानकारी मिली, उनके बारे में पहली बार पता चला हमें, जिससे कृषि की स्थिति और खाली समय में फसल उत्पादन करने का महत्व जो है समझ में आया कि भाई अब खाली समय भी हम विभिन्न प्रकार की जो है फसलें उगा सकते हैं। तो आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख इथेनो खाद्य फसल, तो कौन कौन सी इथेनो खाद्य फसल है जिनकी हमें बाद में जानकारी मिली और आदिवासी क्षेत्रों में इनको बहुत मात्रा में उगाया जाता है। तो गराड़ू बेल लता कंद के रूप में पाया जाता है। इसका क्या महत्व है, तो गर्म होते शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये गर्म होते ही क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आलू की तरह या आदिवासियों द्वारा आलू की फसल की तरह जो है आलू की तरह इसका उपयोग किया जाता है और इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है या पोषक तत्वों की अधिकता होती है। इसके अलावा देखो कोदो, ये कोदो आपने बहुत सुना होगा नाम, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो मोटा अनाज, प्रमुख मोटा अनाज है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा इसकी खेती की जाती है, इसका पैदावार की जाती है। ये मुख्य रूप से डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। महत्व क्या है, तो इस पर कीटों का प्रकोप जो है बहुत ही ज़्यादा नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है और भारत का प्राचीन कृषि अन्न है। ठीक है, तो ये भारत का बहुत ही पुराना जो है मोटा अनाज है। यह अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस साल 2023 में भी चर्चा में रहा था, तो इसको याद रखना है। फिर कुटकी, तो सभी प्रकार की मृदा में उगाई जाती है, क्षेत्र इसका मंडला है। महत्व क्या है, ग्रामीण आजीविका का साधन है, ज़्यादातर आदिवासी लोग इसकी खेती करते हैं। इसका सेवन बुखार, टाइफाइड, मधुमेह, टीबी, बवासीर में लाभकारी होता है। तो ये इसके कुछ महत्व भी है। फिर आगे है सामा। सामा है, इसको समा भी बोलते हैं। जंगली घास के रूप में चावल के खेतों में ये उगाया जाता है। इसका महत्व क्या है, आदिवासी बहुत इसकी प्रमुख खाद्य फसल है, आदिवासी बहुत चाव से खाते हैं इसको। सेवन से मधुमेह बीमारी नहीं होती, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तो ये इसका महत्व हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण जलीय फसल है, तो ये पानी में उगाई जाने वाली फसल है। इसका क्या महत्व है, औषधीय गुणों से भरपूर है, अस्थमा के मरीज के लिए लाभदायक है। कम कीटनाशक का प्रयोग, इस पर कम कीटनाशकों का प्रयोग
होता है या कम कीटनाशकों को प्रयोग में भी ये अच्छी उत्पादन देती है। भारत का एक पवित्र एवं धार्मिक फल भी है ये सिंघाड़ा। ठीक है, तो ये सिंघाड़ा के बारे में था। तो ये कृषि के क्षेत्र में इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग हो गए। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में इसके क्या अनुप्रयोग है। तो मैंने ये ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब कि अगर 7 मार्कर में भी इससे क्वेश्चन बन गया किसी एक हिस्से की, जैसे बन गया कि भाई कृषि के क्षेत्र में इथेनोबायोलॉजी का क्या अनुप्रयोग है, तो आप लिख सकते हो आराम से। चिकित्सा के क्षेत्र में बन गया तो चिकित्सा में लिख सकते हो, पर्यावरण के क्षेत्र में आ गया तो पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इथेनोबायोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है, देखिए। लोगों के पौधे से संबंधित पारंपरिक ज्ञान एवं प्रथाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तथा उनकी औषधीय, धार्मिक तथा अन्य परंपराओं में पौधों के अध्ययन को इथेनोबॉटनी कहा जाता है। तो इथेनोबॉटनी क्या है भाई, कि लोगों को जो पौधों से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित जो पारंपरिक ज्ञान है, उसकी प्रथाएं है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन और उसके औषधीय, धार्मिक और अन्य परंपराओं के पौधों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, इथेनोबॉटनी कहलाता है। अब इथेनोबॉटनी में इथेनो मेडिसिनल या इथेनो मेडिसिनल पौधे कौन कौन से आते हैं इसमें, तो नीम है, ग्वारपाठा है, लौंग है, अदरक है, तुलसी है। ये इथेनो मेडिसिनल पौधे हो गए। फिर इनके क्या क्या अनुप्रयोग है या इनका क्या महत्व है। नीम जो है एक एंटीसेप्टिक और जीवाणुरोधी पौधा है। त्वचा रोग नीम की छाल से ठीक होते हैं। टीबी के इलाज में इसका उपयोग होता है। कच्चे फल एवं बीजों में कृमिनाशक बीज होते हैं। ठीक है, तो ये नीम के उपयोग हो गए। फिर ग्वारपाठा, देखिए ग्वारपाठा में क्या है, त्वचा का घाव भरने में सहायक है। धूप से त्वचा झुलसने पर असरदार होता है। पत्तियों का रस पीलिया इलाज में लाभदायक होता है। फिर अगला है लौंग, भोजन में मसाले के रूप में यूज़ होता है इसका। सुगंधित पदार्थ के रूप में सरसों के तेल के साथ मिलाकर कान के दर्द में राहत मिलती है। फिर अगला है अदरक। शहद के साथ खांसी में आराम मिलता है अदरक से। अदरक नींबू रस, नमक, अपच और वमन के उपचार में सहायक है। फिर तुलसी श्वसन तंत्र में संक्रमण को नियंत्रित करती है, सर्दियों में बुखार में उपयोगी है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इथेनोलॉजी के क्या है, इथेनोबायोलॉजी के क्या है, अनुप्रयोग है। फिर है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो पर्यावरण के क्षेत्र में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क्स में कि पर्यावरण के क्षेत्र में इथेनोबायोलॉजी के क्या अनुप्रयोग है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा कैसा लिख सकते हैं, इथेनोबॉटनी पौधों के पारंपरिक उपयोग पर ज्ञान प्रदान करता है। इस ज्ञान का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है, तो कृषि वानिकी देखिए। इथेनोबायोलॉजी प्राकृतिक संसाधनों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कृषि वानिकी के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। अब इथेनोबायोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं भाई, हम प्राकृतिक संसाधनों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, उनके बारे में हमें समझ विकसित होती है। उसको समझने में हमें, प्राकृतिक संसाधनों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इथेनोबायोलॉजी। तो इससे क्या होता है, कृषि उत्पादन बढ़ता है, कृषि वानिकी के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर दूसरा है आनुवांशिक स्टॉक। आनुवांशिक स्टॉक कुछ फसलों की पीढ़ियों से ही खेती की जा रही है और इसलिए वे स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल या एक विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे आनुवांशिक स्टॉक का मतलब है कि भाई कुछ फसलों की खेती जो है किसी एक स्थान पर जो है बहुत सारी पीढ़ियों से वो खेती करती आ रही है और इसलिए वो स्थान जो है, वो परिस्थितियाँ जो है उस फसल के लिए अनुकूल हो गई है। तो वो ये क्या हो गया, एक आनुवांशिक स्टॉक का प्रतिनिधित्व करती है ऐसी फसलें। उदाहरण मोगनिया बेटिस्टा स्वासी हिल्स की फसल है, तो ये याद रखें। फिर प्रकृति पूजक, तो भारत में विभिन्न प्रकार के पौधों को प्रकृति पूजक परंपराओं में शामिल किया गया, जैसे पीपल, बरगद, ये सब क्या है, हम प्रकृति पूजक के रूप में इसकी पूजा करते हैं। फिर वनों का संरक्षण, परंपराओं, मान्यताओं और विश्वासों से कुछ महत्वपूर्ण वनों का संरक्षण किया गया है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं, मान्यता है और विश्वास है, जिसके कारण हम बहुत सारे पेड़ पौधों को जो है पूजते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनके कारण भी हमारे देश में वनों का संरक्षण जो है हो रहा है। तो इसमें भी इथेनोबायोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। सूखे एवं बाढ़ प्रतिरोधी वनों के अध्ययन, सूखे एवं बाढ़ प्रतिरोधी पुरानी प्रजाति के क्रॉस ब्रीडिंग से नमी कृषि प्रजातियों की खोज। तो ये
जैसे वनों के अध्ययन से इथेनोबायोलॉजी से हमें क्या है, वनों का अध्ययन, वनों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिससे हमने वनों का अध्ययन किया और उससे हमें सूखे एवं बाढ़ प्रतिरोधी पुरानी प्रजाति के क्रॉस ब्रीडिंग से हमने क्या किया, नमी कृषि की प्रजातियों की खोज की। तो ये किसका अनुप्रयोग हो जाएगा। संस्कृति के क्षेत्र में क्या है फिर, आदिवासी समाज के लोग अपनी रीति रिवाज, अपनी सांस्कृतिक आमोद प्रमोद में पौधों का अत्यधिक महत्व रखते हैं। आज भी वो पौधे व विशिष्ट फलों को अपनी धरोहर के रूप में मानते हैं। तो इथेनोबायोलॉजी को आज भी आदिवासी समाज के लोग जो है रीति रिवाज और सांस्कृतिक आमोद प्रमोद में पौधों का वो अत्यधिक महत्व रखते हैं। तो वो आज भी विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं और जो फल है उनको अपनी धरोहर के रूप में मानते हैं। तो संस्कृति के क्षेत्र में भी इसका अनुप्रयोग हो जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में क्या है, इथेनोबायोलॉजी के द्वारा विभिन्न पौधों सामा, कोदो, कुटकी, सिंघाड़ा का महत्वपूर्ण उपयोग की जानकारी मिली, जिसका उपयोग चिकित्सा संबंधी दवाई बनाने में। तो उद्योग के क्षेत्र में भी क्या है, इन पौधों का उपयोग जो है हो रहा है। तो ये था पर्यावरण के क्षेत्र में जो है पर्यावरण संरक्षण में अनुप्रयोग था इसका। अब हम आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है इथेनोबायोलॉजी का। तो देखिए, औषधीय पौधों की खोज, जैसे गराड़ू, सामा, नीम, अदरक, तुलसी से हो पाई। अज्ञात लेकिन उपयोगी पौधों की जानकारी हमें अभी भी ज्ञात नहीं है कुछ पौधों का जो है कि किस दवाई में या किस जड़ी बूटी का किस रूप में उपयोग होता है, लेकिन हमको उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। खाद्यान्न फसलों की जानकारी ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। जैसे हमें बहुत सारी खाद्यान्न फसलों की जानकारी प्राप्त हुई इससे, जैसे कोदो, कुटकी, जिससे खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित हुई है। कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। पौधों से कुनेन, कोकीन, डिगॉक्सिन जैसी दवाई को खोज हुई। आदिवासियों के लगभग 30 समूह जंगल पर निर्भर है, आज भी पारंपरिक उपयोग के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। तो ये इथेनोबायोलॉजी का महत्व हो जाएगा। फिर भारत के संदर्भ में क्या महत्व है, देखिए भारत के संदर्भ में देखते हैं। प्राचीन काल से ही पादप संसाधनों ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। भारत के जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा हर्बल दवाओं का निर्माण किया जाता है, तो ये भी सही है। भारतीय तथा दुनिया भर की चिकित्सा की सभी जड़ें और उत्पत्ति नृवंश विज्ञान में है। तो आज भारत और दुनिया भर की जो भी जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित जो भी दवाइयाँ बन रही है, औषधि बन रही है, उसका लगभग ऐसा मान के चले तो 50 to 60% जो है वो पेड़ पौधों या प्रकृति पर निर्भर है। और उसमें इथेनोबायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इससे हमको इन पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आदिवासियों के आर्थिक वृद्धि और विकास में वैज्ञानिक अध्ययन में महत्व है। तो आदिवासियों का जो आर्थिक वृद्धि है, उनका विकास है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी हम इथेनोबायोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता में प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों को समझने में। तो देखिए, इथेनोबायोलॉजी के द्वारा हम मानव का जो है प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध को समझ सकते हैं, जिससे लोगों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है, भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जिसका योगदान जो इथेनोबायोलॉजी या जो है इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक योगदान है। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा इथेनोबायोलॉजी वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है नए सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो इस टॉपिक को आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हो ताकि इस पर जो है 2 मार्कर हो गया, 7 मार्कर और 10 मार्कर जो भी क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।